एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फाइल हैंडलिंग इन पाइथन को पढ़ेंगे। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, हमने उसमें एक्सेप्शंस पढ़े थे कि एक्सेप्शंस को किस तरह से हैंडल किया जाता है। पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जो हमारा डेटा है जो हम स्टोर करना चाहते हैं अपने पास परमानेंटली, तो उसे हम किस तरह से अलग अलग टाइप की फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इन दिस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा फाइल्स का, कि फाइल्स का इंट्रोडक्शन की उसमें किस टाइप की फाइल्स हैं, क्या क्या फाइल्स होती हैं, फाइल्स की यूज़ क्यों आया, कि हमें नीड क्या है फाइल्स को समझने की, उनके अपने पास रखने की, सब कुछ सही चलते रहता है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल किस तरह की होती हैं, कितने टाइप की फाइल्स हैं। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। टाइप्स में जब आप टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मेनली टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल देखने को मिलेगी। तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग में देखोगे कि किस तरह से आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो, CSV फाइल हो, कोई सी भी फाइल हो, आप इसे किस तरह से ओपन और क्लोज करोगे। उसके बाद अगर आपने उस फाइल को ओपन किया होगा, आपको उसमें कुछ लिखना है तो उसे उसे राइट करने का मेथड क्या होगा। फिर उसके बाद रीड करने का मेथड क्या होता है हमारा टेक्स्ट फाइल में। फिर सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, ऑफसेट हमारा है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो उस तरह से किसी भी फाइल को ऑफसेट अगर आपको करना है तो किस तरह से आप करोगे। उसके बाद अगर आपने कोई फाइल बना ली, रीड कर ली, राइट कर ली, ठीक है, पर अगर आपके पास वो फाइल बनी हुई थी, पर अगर आपको कोई एक फाइल बनानी है, क्रिएट करनी है, उसको ट्रैवर्स करना है, तो आप एक टेक्स्ट फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमारा पिकल मॉड्यूल हमारा बाइनरी फाइल्स के लिए आ जाएगा, तो फिर वो भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन से। तो इसमें क्या दिया है, वी हैव सो फार। अच्छा, मैं अगर वैसे ही समझाऊँ आपको तो हम इसमें क्या समझ सकते हैं, हम इसमें समझ सकते हैं कि जो हमारी फाइल्स हैं वो हमने क्यों क्रिएट करी, क्योंकि पाइथन में तो सारी चीज़ें चल रही थी, हम इनपुट ले लेते थे यूजर से, उसके बाद हमें एक आउटपुट मिल जाता था, तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। तो फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, फाइल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाइथन ने जो भी चीज़ें इनपुट एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो भी उसने आउटपुट दिया वो बिल्कुल सही था, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने बनाया, अब हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारे पास परमानेंटली स्टोर रहे, ताकि हम क्या कर सकें, दोबारा अगर उसे रीयूज करना पड़े तो हम रीयूज कर पाए। पर क्या ऐसा हो पाता है पाइथन में कि अगर हमने आज एक प्रोग्राम बनाया, फिर पाइथन को बंद करके रख दिया, तो उसके बाद वो प्रोग्राम वहीं का वहीं मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से उस प्रोग्राम को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि अगर आपको उसे रीयूटिलाइज करना है, अगर आप उसे यूटिलाइज करना चाहते हो, दोबारा से रीयूज करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, फिर सारी झंझटें पालनी पड़ेंगी। तो ये सब, तो इसलिए उसे परमानेंट स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टोर परमानेंटली इनटू अ फाइल। तो हमने फाइल्स क्रिएट करी ताकि हम क्या कर सके, परमानेंटली उस डेटा को स्टोर करके अपने पास रख सके। तो अब पढ़ते हैं हमने टाइप ऑफ फाइल्स। टाइप ऑफ फाइल्स में क्या आता है, कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ zeros and ones that is in binary form. Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other. There are mainly two types of data files: text file and binary files. A text file consists of human readable characters which can be opened by any text editor. On the other hand, binary files are made up of non-human readable characters and symbols which require specific program to access its contents. यानी कि टाइप ऑफ फाइल में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली दो तरह की हमारी डेटा फाइल्स होती हैं, जिसमें पहली क्या हमारी टेक्स्ट फाइल और दूसरी हमारी बाइनरी फाइल। और जितनी भी फाइल्स को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो सारी ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स में स्टोर नहीं होती, वो सारी की सारी क्या होते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, जैसे कि 0 और 1। जो हमने क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने ASCII वैल्यूज और यूनिकोड और बाइनरी नंबर्स ये सब समझा था, तो उसमें क्या था कि सारी चीजें क्या होती है, कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, यानी कि 0 और 1 की वैल्यू में क्या होती है, रिप्रेजेंट होती हैं। तो टेक्स्ट फाइल्स भी जो है वो क्या होंगी, बाइनरी फॉर्म में ही सेव होती है। तो जो टेक्स्ट फाइल है उसमें क्या होगा, वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर होगा, तो उसे ना कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में। तो वो कन्वर्जन के बाद हमारी क्या होती है, कंप्यूटर में स्टोर होती है। पर जो बाइनरी फाइल है वो ऑलरेडी क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, तो उसमें किसी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, और वो क्या होती है, डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में ही कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर से बनी है, यानी कि आप उसे कहीं भी ओपन करके इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि उस फाइल में क्या लिखा है। पर बाइनरी फाइल के ऑन द अदर हैंड वो नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर से बनी है, यानी कि वो 0 और 1 से लिखी हुई है। तो अब अगर कहीं पे कैरेक्टर लिखा हुआ है ए का अगर सिंबल उन्होंने 65 कर दिया, 65 को अगर उन्होंने बाइनरी फॉर्म में 100 करके लिख दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बाइनरी फाइल नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है, तो जिन्हें हम इजीली पढ़ नहीं सकते। और बात करते हैं अपने टेक्स्ट फाइल की।
तो टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे क्या दिया है, अ टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। तो अगर हम समझे हमारे टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, तो इसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन करके समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया कि टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेक्स्ट फाइल में याद रखना अच्छे से, पहली चीज तो ये है, जब क्वेश्चन आता है तो टेक्स्ट फाइल क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, और ऑन द अदर हैंड जो बाइनरी फाइल है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी फाइल ह्यूमन रीडेबल होती है, कौन सी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। और दूसरी चीज, बाइनरी फॉर्म में क्या होता है, जो बाइनरी फाइल्स है वो 0 और 1 में स्टोर होती है और उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, और टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब बात करें टेक्स्ट फाइल की, तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल सीक्वेंस में है, ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर है उसमें। तो उसमें जो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, उसमें अल्फाबेट्स आ जाएंगे, हमारे नंबर्स आ जाएंगे, और जो हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो सब हमारे क्या आते हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर आते हैं। तो इसलिए ये क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है, हम इसे पढ़ सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं। बात करें फाइल्स विद एक्सटेंशन, यानी कि जब टेक्स्ट फाइल अगर हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उस फाइल के एंड में हम कैसे समझेंगे ये टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, कैसी फाइल है। तो फाइल्स के एक्सटेंशन में क्या होता है, इसे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइल के एक्सटेंशन में लास्ट में क्या होता है, .txt, .py, .csv। तो इस तरह समझ लेते हैं टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है, बाइनरी फाइल है। तो इस तरह से हम चीजें समझ लेते हैं कि लास्ट के एक्सटेंशन में क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो वो हम समझ पाएंगे। When we open a text file using a text editor, example Notepad, we see several lines of text. However, the file content are not stored in such a way internally. Rather, they are stored in sequence of byte consisting of zeros and one. यानी कि जब हम ऐसा इसमें कह सकते हैं कि जब कोई भी अपना नोट्स ओपन करते हैं जिसमें हम कोई भी अपनी चीज लिखना चाहते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, जिसमें अगर आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तो आपको क्या दिखेगी, वेरियस उसमें लाइंस दिखेंगी जिसमें आप अपनी सारी चीजें नोट डाउन करते हो। पर इंस्टेड इस तरह से वो स्टोर ना होकर के कंप्यूटर में, फाइल्स में किस तरह से स्टोर होता है, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में होता है, स्टोर होता है 0 और 1 की फॉर्म में, चाहे उसकी ASCII वैल्यू में स्टोर हो, यूनिकोड में, या अदर इनकोडिंग स्कीम्स जो होती हैं उसमें वो हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो स्टोर होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया है कि टेक्स्ट एडिटर को, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्या करती है, जब भी हम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू अपना कुछ भी यहाँ पे स्टोर कराना है कंप्यूटर में, तो उसकी वैल्यूज को हमें, जो भी उसके चाहे अल्फाबेट्स हो, कुछ सिंबल्स हो या कोई नंबर्स हो, तो उन सबको हमें क्या कराना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एडिटर्स क्या करते हैं, ईच ASCII वैल्यू हैज शोन इक्विवेलेंट कैरेक्टर दैट इज रीडेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यानी कि उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा कि अगर आपने लेटर A टाइप किया कि नंबर क्या होगी, उसको यहाँ पे आप 65 से रिप्रेजेंट करोगे, पर उसी के साथ साथ अगर आपसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करोगे, 100001। इस तरह से क्या करोगे, आप उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, और यहाँ पे दूसरी चीज दिखा रहा है कि जब भी हमारी जो टेक्स्ट फाइल है, जब हम क्या करेंगे, लाइन को टर्मिनेट करेंगे, हमने अपनी पहली लाइन लिखी, उसके बाद हमें लाइन को टर्मिनेट करना है, हमें सेकंड लाइन में जाना है, तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एंड ऑफ लाइन, EOL यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। और उसमें क्या होगा कि आपने मान लिया पहले लाइन पूरी लिखनी, फिर उसके बाद स्लैश आएगा और फिर उसकी जो लाइन है वो एंड हो जाएगी, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हमारा जो एंड ऑफ लाइन है EOL, वो भी हमें रिप्रेजेंट होकर मिलता है। आगे क्या दिया है यहाँ पे हमें कि कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजुअली सेपरेटेड। हाँ, कि जो भी हमारे कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल है जिसमें हमने बहुत सारी लाइनें लिखी, लास्ट में यहाँ पे एंड ऑफ लाइन का स्लैश भी होता है, तो इसमें जो कंटेंट होता है वो यूजुअली कैसे सेपरेटेड होता है, चाहे वो व्हाइट स्पेस यानी जो स्पेस देते हैं उससे सेपरेट होगा, या फिर कॉमास लगा के आप सेपरेट करते हो, या फिर आप टैब लगा के, स्लैश लगा कर टैब करते हो, इन चीजों को सेपरेट करते हो। तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल में आप क्या करते हो, वैल्यूज को, लाइंस को सेपरेट करने का काम करते हो। तो ये तो हुआ टेक्स्ट फाइल के बारे में। इन जनरल की टेक्स्ट फाइल क्या है, ह्यूमन रीडेबल है, इसका एक्सटेंशन में लास्ट में .txt, py, CSV आता है। ये अगर नोटपैड में हम इसे नोट कर रहा है, सेव करना चाहता है, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगी, स्टोर होगी। लास्ट में क्या होता है, एंड ऑफ लाइन का एक टर्मिनेशन स्पेशल कैरेक्टर भी आता है। अब बात करते हैं हमारे बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती हैं, कि बाइनरी फाइल्स आर ऑल्सो
जैसे दे रखा है कि ये बाइनरी फाइल कुछ अलग तो है नहीं कि अगर ये 0 और 1 में लिखी हुई है तो इसे कन्वर्ट करके हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बाइनरी फाइल्स भी क्या होती हैं, ये भी स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ही ये भी क्या होंगी, स्टोर होंगी। और यहाँ पे अनलाइक टेक्स्ट फाइल दीज बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट फाइल में क्या था, एक मिनट इसे इरेज करते हैं। टेक्स्ट फाइल में क्या था कि ASCII वैल्यूज को भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें शो कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक टेक्स्ट फाइल, ये जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं कि ASCII वैल्यू के जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, बाइनरी फाइल इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। और बाइनरी फाइल में क्या कंटेंट होता है, बाइनरी फाइल्स के अगर वैल्यू कंटेंट को देखें तो उसमें क्या होता है, हमारी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो ये सारी चीज़ें इसके हमारी इमेजेस, वीडियोस हो गई, जो और फाइल्स हैं, जो अलग अलग फाइल्स हैं उनका एक कंप्रेस्ड वर्जन, यानी कि एक उनके स्टोरेज कम करके अगर आप से कंप्रेस करते हो तो वो वाली फाइल्स हमारी क्या होंगी, हमारी बाइनरी फाइल में कंटेन होंगी। तो thus trying to open a binary file using a text editor will show some garbage value, we need specific software to read and write। अब ऑब्वियस बात है, बाइनरी फाइल्स क्या है, 0 और 1 में क्या हो रही है, ये स्टोर हो रही है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में है। तो इन्हें रीड करने के लिए और राइट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अलग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ताकि आप बाइनरी फाइल्स को समझ सको ये कहना क्या चाहते हैं और इन्हें किस तरह से रीड करना है। अब आगे बात करें बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, ये कंप्यूटर के एक सीक्वेंस में बिट्स की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती रहती है। इवन अ सिंगल बिट चेंज कैन करप्ट द फाइल। जैसे कि आप सोचो आपने ऐसे 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 करके कुछ लिख दिया, अब ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो आपने 3 0 लगाने के बाद जो 2 0 लगा रही है कर दिया, तो ये कुछ और सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, कोई और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि अगर एक सिंगल बिट भी अगर आप चेंज करते हो तो वो क्या कर सकता है, पूरी की पूरी फाइल को करप्ट कर सकता है, ये वो अनरीडेबल उसे बना सकता है। साथ ही साथ जो बाइनरी फाइल्स है वो क्या होती है, अनरीडेबल होती है। हमने देखा कि जो टेक्स्ट फाइल थी वो क्या थी, रीडेबल थी, जो बाइनरी फाइल्स हैं वो रीडेबल नहीं है। तो अब बताओ कि अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है और वो इन्फॉर्मेशन काफी काम की है, आप चाहते हो कि हर किसी के हाथ ना लगे, तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट फाइल में होगी तो क्या होगा, कोई भी उसे पढ़ के समझ सकता है, तो वो सिक्योर नहीं होगी। पर बाइनरी फाइल हर कोई पढ़ के नहीं समझ सकता। बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी सिक्योर होती है क्योंकि वो अनरीडेबल होती है, वो ह्यूमन रीडेबल उसमें कंटेंट नहीं होता। तो इस तरह से तो ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एनी एरर विच में अकर इन बाइनरी फाइल एज स्टोर्ड कंटेंट आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। उसी के साथ आप इसका एक अब प्रोज और कॉन्स हर चीज के होते हैं। तो एक प्रो तो हो गया इसका कि हाँ वो सिक्योर रहेगी, साथ साथ कौन क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बाइनरी फाइल में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा क्या रहता है, मुश्किल रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमन रीडेबल कंटेंट नहीं है, उसको पढ़ना समझना थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए उसको ढूंढना, अगर उसमें कोई एरर है तो उसको ढूंढने में और उसे रिमूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सो वी कैन रीड एंड राइट बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर बाइनरी फाइल 0 और 1 में स्टोर हो तो हम उसे रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। हम दोनों ही फॉर्म्स में, चाहे हमारी टेक्स्ट हो या बाइनरी, हम दोनों में ही रीड एंड राइट कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम्स की हेल्प से। तो अब स्टार्ट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। जो हमारी टेक्स्ट फाइल है, हमने ओवरव्यू समझा कि बाइनरी फाइल्स क्या है, टेक्स्ट फाइल क्या है। तो आप समझेंगे कि इन फाइल्स को ओपन किस तरीके से करना है और क्लोज किस तरीके से करना है। सो पढ़ते हैं इसे। इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम डील विद द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डेटाबेस, CSV फाइल, HTML, XML, ZSON, etc. We broadly access files either to write or read data from it. But operations on file, including creating and opening a file, writing data in a file, transversing a file, reading data from a file, and so on, Python has the IO module that contain different functions for handling files. जैसा कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पर्टिकुलर फाइल है, ये मेरी एक फाइल है जिसका मैंने कुछ भी एक नाम दे दिया, अब इसमें मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, चाहे टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, जो भी है। अब टेक्स्ट फाइल होगी तो लास्ट में क्या जाएगा, इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पे एक्सटेंशन उसका हमें मिल जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे कंप्यूटर के पास में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जितने भी फाइल्स आ रही हैं, वो सारी एक पर्टिकुलर सोर्स से ही आएंगी। अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं, चाहे किसी के डेटाबेस से वो फाइल आ रही हो, CSV फाइल हो, कोई HTML हो, यानी कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिससे हमारे पास क्या आता है, कंटेंट आता रहता है। और हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप मेरे को इस पर्टिकुलर जगह से ये जो फाइल है या कंटेंट है वो मत भेजो। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमारे पास क्या आती है, इन्फॉर्मेशन आती है रीड और राइट
करने के लिए। तो इसीलिए पाइथन के पास क्या होता है, एक आईओ मॉड्यूल होता है जो क्या करता है, कंटेन करके रखता है डिफरेंट फंक्शंस, ताकि हम क्या कर सके, जो फाइल्स है उन्हें हैंडल इजीली कर पाए। तो अब यहीं पे देख लेते हैं कि इन फाइल्स को ओपन करने का क्या तरीका होगा। तो इसका सिंटेक्स अच्छे से याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन में सिंटेक्स ही पूछ लेते हैं कि सीधा सीधा बताओ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ एन ओपनिंग अ फाइल, या फिर व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ क्लोजिंग अ फाइल, या रीड करने का सिंटेक्स क्या है, राइट करने का सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि सिंटेक्स करो किसी भी फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो वो सिंटेक्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो कलर चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं इस बार, ठीक है। अब ओपनिंग अ फाइल में क्या होगा कि अगर हम पाइथन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है, अब हम क्या चाहते हैं उसको, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल क्या होता है, आपका फाइल ऑब्जेक्ट आप बनाओगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओपन, फाइल का नाम लिखोगे और एक्सेस मोड लिखोगे। अब इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे इरेज करके इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर जैसे अगर आपको ओपन करना है कोई भी चीज, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ये हमारी फाइल हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा, फाइल ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे OBJ, ये मैं खुद ही नाम देते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट आपने लिखा, आप क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो तो ओपन करके लिख लो, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे, अपनी फाइल का नाम डालोगे यहाँ पे, तो फाइल का नेम, माय फाइल हो सकता है, योर फाइल हो सकता है, या आप किसी पर्टिकुलर फाइल है, जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए तो फाइल का नाम आप डॉक्यूमेंट्स डाल लो, कुछ भी डालना है इस तरह से आपको यहाँ पे डालना होगा। तो अब इससे थोड़ा छोटा करके लिखते हैं वरना अदरवाइज यहाँ पे आएगा नहीं। तो आपका कंटेंट क्या होगा, ओपन, सॉरी आपका सिंटेक्स क्या होगा, ओपन करोगे, अपनी फाइल का नाम डालोगे, फाइल का नेम डालोगे, अभी मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आपको उसे रीड करना है, राइट करना है, जो भी करना है तो आप उसका एक्सेस मोड दोगे। मान लो मैं जो उसे रीड कराना है तो मैंने आर लिख दिया, आर का मतलब होता है रीड करना। तो इस तरह से आप क्या करते हो, आप यहाँ पे शो करते हो कि आप किस तरह से उसे कर पाओगे। तो फाइल ऑब्जेक्ट ओपन करोगे, फाइल का नाम डालोगे, जिस तरह से ओपन करना है, रीड करना है तो रीड डालो, रीड नहीं करना, राइट करना है तो W डाल दो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपनी फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स यहाँ पे लिखते हो। तो आई होप समझ में आएगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम, एक्सेस मोड आपका रीड है, राइट है, या फिर आपको अपेंड कराना है तो वो सारे होते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अपेंड क्या होता है, तो इस पर इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंटेक्स हो गया फाइल को ओपन करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, द फाइल ऑब्जेक्ट है सर्टेन एट्रीब्यूट्स। अब फाइल ऑब्जेक्ट के सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब देखो जब आपने फाइल को ओपन किया तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप क्लोज नहीं करोगे सो फाइल क्लोज रिटर्न ट्रू इफ द फाइल इज नॉट, इफ द फाइल इज क्लोज्ड एंड फॉल्स अदरवाइज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं कि किस तरह से फाइल ऑब्जेक्ट को आप हैंडल करते हो। तो उसके एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि पहला क्या दिया है, फाइल डॉट क्लोज, फाइल को ओपन करना सीख लिया, फाइल ओपन, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन किया, फाइल का नाम डाला, एक्सेस मोड डाला। फाइल ऑब्जेक्ट को अगर क्लोज करना है, अगर आपने फाइल ओपन कर लिया, क्लोज करोगे तो क्या डालोगे, फाइल डॉट क्लोज। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपकी फाइल, इफ द फाइल इज क्लोज, अगर आपकी फाइल क्लोज हो गई है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका फॉल्स जनरेट हो जाएगा। अब फाइल डॉट मोड भी दे रखा है, ये क्या होता है, रिटर्न द एक्सेस मोड इन विच द फाइल हैज ओपन, यानी कि फाइल मोड का मतलब क्या है कि ये रिटर्न करेगा कि आप कौन से एक्सेस मोड में अपनी फाइल को ओपन करा रहे हो, रीड करा रहे हो, बाइनरी में रीड करा रहे हो तो RB, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में, या ऐसे कह सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल को रीड करा रहे हो तो सिर्फ R डालोगे, टेक्स्ट फाइल में राइट करा रहे हो तो राइट करोगे, अपेंड करा रहे हो यानी कि रीड और राइट दोनों कराना है तो A डालोगे। तो इस तरह से मोड यहाँ पे शो होता है। फाइल डॉट नेम में क्या देगा कि आपकी जो फाइल का नाम है, अगर आपने ये मोड यूज करे ना, अगर आपने डाला फाइल डॉट क्लोज तो आपकी फाइल अगर सच में क्लोज होगी तो आपको ट्रू लिख के आएगा आंसर में। अगर आपने फाइल डॉट मोड डाला तो आपको क्या दिखेगा, रीड मोड होगा तो R लिख के आएगा, W मोड होगा तो W लिख के आएगा, इस तरह से राइट मोड होगा तो W लिख के आएगा। फाइल डॉट नेम अगर आप डालते हो अपने पाइथन में तो आपको क्या पता चलेगा कि जो भी फाइल का नाम है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। सो द फाइल नेम शुड बी द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज बीन ओपन, तो उस फाइल का नाम आएगा जो फाइल आप क्या करना चाहते हो, ओपन कराना चाहते हो। तो फाइल नेम में आपको यहाँ पे क्या कराना है कि यहाँ पे फाइल नेम आप वो डालोगे जो फाइल आप ओपन कराना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस मोड भी देगा कि आप किस तरह से कौन सा आर्ग्यूमेंट डालोगे तो आपकी वो फाइल क्या हो जाएगी, उसी एक्सेस मोड में आ जाएगी। अगर आपको टेक्स्ट फाइल अगर आप प्रेफर कर रहे हो फिलहाल के लिए और आपको उसे रीड करना है तो आप क्या करोगे, R डाल दोगे रीडिंग मोड के लिए। W क्या होता है, W होता है हमारा फॉर राइटिंग, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, आप खुद भी देख सकते हो, एक मिनट। फॉर रीडिंग R, ये मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, अब ठीक है। R फॉर रीडिंग, R क्यों यूज करते हैं आप, रीडिंग के लिए यूज करते हो। W फॉर राइटिंग, W क्यों यूज करते हैं हम, राइटिंग के लिए यूज करते हैं। और अगर हमें रीड और राइट दोनों ही करना है, एक मिनट,
अब ठीक है, अगर हमें रीड और राइट दोनों एक ही बार में करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करोगे, यानी कि आर यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हैं और आर प्लस भी कर सकते हैं। टेबल में आपको दिख जाएगा, तो आप इस तरह से, एक मिनट, आप इस तरह से आर प्लस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो रीड एंड राइट दोनों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। अब बाइनरी में देखें तो बाइनरी के मोड में क्या होगा, यहाँ पे फिर आपको आर के साथ अगर रीड करना है बाइनरी में तो आर भी लगाओगे, अगर आपको राइट करना है तो डब्ल्यू भी लगाओगे। तो बाइनरी में कर रहे हो तो इसलिए बी आपको लगाना पड़ता है। तो ये देखो सेम चीज यहाँ पे दे रखी है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कोई नींद में भी पूछे तो आपको पूरी आती हो, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मुंह उठा करके। तो आर का मतलब क्या होता है कि ये फाइल को क्या कर देगा, रीड मोड में ओपन कर देगा, और जो बिगिनिंग ऑफ द फाइल यानी कि स्टार्टिंग से ही उसे रीड करना शुरू करेगा। अब आर बी का मतलब क्या है कि वो आपको रीड करना शुरू करेगा और बाइनरी फाइल्स को ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो वो बाइनरी फाइल्स में हम आर बी यूज करते हैं और स्टार्टिंग से ही रीड होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से ही रीड होगा। अब यहाँ पे आर प्लस और प्लस आर, यानी कि प्लस को आगे लगाया पीछे एक ही बात है। अब इसमें क्या होगा, रीड और राइट दोनों मोड में क्या हो जाएगा, ये एक्सेस होगा। ये भी स्टार्टिंग से ही शुरू होगा फाइल के। अगर आपको फाइल को रीड भी करना है राइट भी करना है तो आप क्या करोगे, आर प्लस या प्लस आर यूज कर सकते हो। डब्ल्यू क्या होता है हमारा, ये ओपन करता है हमारे राइट मोड को, कि अगर आपको अपनी बाइनरी फाइल, सॉरी बाइनरी नहीं, अगर टेक्स्ट फाइल में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप डब्ल्यू का यूज करोगे। और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, ओवर राइट, उसके ऊपर लिख जाएगा। पर अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आपने कोई ऐसी फाइल का आप ऐसी फाइल को यूज कर रहे हो जिसमें लिखना चाहते हो जो फाइल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, न्यू फाइल को क्रिएट करेगा और फिर उसमें क्या करेगा, लिखना स्टार्ट कर देगा। और डब्ल्यू बी और प्लस डब्ल्यू ये क्या होता है, ये हमारा बाइनरी मोड में क्या होता है, बाइनरी फाइल्स को राइट करने के लिए होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो उसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा, पर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक न्यू फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अपेंड। ये क्या करेगा, ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो डब्ल्यू प्लस थे, आर प्लस थे, ये भी क्या कर रहे थे, रीड और राइट करने का काम कर रहे थे। अपेंड भी क्या करता है, रीड और राइट करने का काम करता है। पर यहाँ पे क्या था कि ये क्या करता है, एट द एंड जाकर जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल यानी कि फाइल के स्टार्टिंग में ही क्या कर देंगे, अगर इन्हें कुछ लिखना है तो स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल एक फर्स्ट लेटर से। पर अपेंड में क्या होगा कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट होगी और उसके एंड से लिखना शुरू होगा। यानी कि अगर मान लो एक पहले से एक फाइल थी जिसमें आपने अपेंड मोड लगाया और उसमें कुछ लिखा हुआ था और अब आप दोबारा से कुछ लिखना चाहते हो तो स्टार्टिंग से आप उस सबको इरेज करके नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, जहाँ पे लिखना बंद किया था उसके बाद से ही कंटिन्यू हो जाएगा। पर यहाँ पे पहले वाले में क्या था कि अगर एक फाइल क्रिएट होती है और अगर आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही लिखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो सब वहां से हट जाएगा और आप क्या करोगे, उस पर ओवर राइट, दोबारा से उस पर शुरू से लिखना शुरू करोगे। पर अपेंड क्या करता है, एंड ऑफ द फाइल से ही लिखना शुरू करेगा। और ए प्लस क्या करेगा, ए प्लस यहाँ पे क्या करता है, ओपन द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड, यानी कि अपेंड और रीड मोड में क्या करेगा, ओपन करेगा। अब आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और उसके भी एंड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दे दिया, माय ऑब्जेक्ट। हम क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। फाइल का नाम मान लो, यहाँ पे फाइल का नाम दे रखा है माय फाइल। जैसे कि हमने देखा था कि फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं सबसे पहले हम, फिर उसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो फाइल का नेम है वो देंगे और फिर एक्सेस मोड लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट की जगह इन्होंने यूज किया माय ऑब्जेक्ट, फिर उसे ओपन किया, फिर फाइल का नाम दिया माय फाइल डॉट टीएक्सटी, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है। तो ये डॉट टीएक्सटी से हमें समझ में आया। और लास्ट में क्या दिया उन्होंने, अपेंड प्लस, यानी कि ए प्लस का मोड दिया है। तो हमें पता चलेगा कि हमारी फाइल किसमें ओपन होगी, हमारी फाइल होगी अपेंड के मोड में ओपन होगी। इसका एक्सेस मोड अपेंड है और प्लस यानी कि रीड मोड भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अगर हमारी फाइल में कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसके अगर हम आगे से कुछ लिखना चाहें तो वो एंड ऑफ द फाइल से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो फाइल नेम था वो क्या था, माय फाइल, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट था वो था हमारा माय ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप खुद से ही अपने नाम क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया ओपनिंग ऑफ अ फाइल की, फाइल आपने ओपन किस तरह से करी। क्लोजिंग ऑफ अ फाइल क्या होता है, अगर आपको फाइल को क्लोज करना है तो आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट क्या था, माय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप इस फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माय ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या है, माय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको माय ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज ही लिखना पड़ेगा।
तो आपको नेम अच्छे से याद रहने चाहिए कि आपने किस जगह पे क्या नाम लिखा है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज से क्या होता है, आपकी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट आपने लिख रखा है वो सेव हो जाता है मेमोरी में और फिर वो इधर उधर कहीं भी नहीं जाता, तो उसके बाद आपकी फाइल जो है वो सेव रहती है। तो इसलिए आपको फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखना पड़ता है ताकि आपकी फाइल क्लोज हो जाए, कंटेंट जो भी डेटा है वो सेफ रहे। अब ओपनिंग अ फाइल विद क्लोज, यानी कि अब जैसे यहाँ तो आपने ओपन किया, नॉर्मली ओपन कर दिया कि हाँ ओपन लिखा, फाइल का नाम डाला और एक्सेस मोड यूज कर लिया, तो इसमें यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ी, उसको क्लोज करने की जरूरत पड़ी कि आपको फाइल ऑब्जेक्ट अब क्लोज करना पड़ेगा। पर अगर आप क्या करते हो, अपनी फाइल को विद क्लोज के हेल्प से ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने ओपन कर रखा है विद ओपन से इन्होंने क्या किया, फाइल को ओपन किया, तो अब इन्हें यहाँ पे दोबारा से अपनी फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्लोज किया था कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, हमने इसलिए क्लोज किया क्योंकि हमने विद का यूज नहीं किया था, पर यहाँ पे हमने किसका यूज कर रखा है, यहाँ पे हमने विद का यूज कर रखा है। यहाँ देखोगे यहाँ पे हमने विद का यूज कर रखा है, तो हमें यहाँ पे से इस फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद क्लोज की हेल्प से क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। तो विद क्लोज क्या हमारा, विद ओपन फाइल का नेम एक्सेस मोड एज फाइल ऑब्जेक्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम लिख रहे थे फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे विद ओपन, इसके दौरान हम ओपन करना चाहते हैं, अपनी फाइल का नाम डालेंगे, एक्सेस मोड डालेंगे, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, जो भी करना है वो एक्सेस मोड डालोगे और फिर उसके बाद एज फाइल ऑब्जेक्ट अपना फाइल ऑब्जेक्ट भी डाल दोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उसका एग्जांपल जो ऊपर दिया था वही सेम एग्जांपल दे रखा है, विद ओपन फाइल का नाम myfile.txt, रीड प्लस मोड में हमने इसे ओपन किया एज माई ऑब्जेक्ट। तो आपकी क्या हो गई, ये फाइल ओपन हो गई और जब आप इसमें अपना कंटेंट डाल दोगे और आपका फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर आप क्लोज नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, ये क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, तो आपका जो डेटा है वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और सेफ रहेगा। सो कंटेंट इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड, तो ये आपका जो कंटेंट है वो सेफ रहेगा इसमें। तो ये तो हुआ कि अभी हम क्या कर रहे थे, फाइल्स को ओपन कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, रीड मोड में अभी तक हमने उसे ओपन किया। अब अगर आप एक्चुअल फाइल में क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट फाइल में राइट किस तरह से करेंगे, राइट मोड का यूज हम किस तरह से करते हैं, तो राइट भी यूज कर सकते हैं और अपेंड मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपेंड भी क्या करता है, लिखने का ही काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। राइट के यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो क्लासिफिकेशन है, दो सब टाइप है, एक राइट और एक राइट लाइन्स। तो इसे पढ़ते हैं। अब राइट और राइट लाइन्स में यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो देखो इन दोनों को डिफरेंशिएट करें तो राइट क्या यूज करते हैं हम, जैसे अगर हमने लगाया माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट, अगर हम राइट करना चाहते हैं तो हम एक करेंगे राइट और एक होगा राइट लाइन्स के लिए। तो राइट यूज होता है फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग, अगर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्ट्रिंग एक लाइन को ही अगर हमें राइट करना है तो हम राइट का यूज करेंगे। पर राइट लाइन्स हम यूज करते हैं अगर हमें सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स अगर यूज करनी है, राइट करनी है, तो हम क्या करेंगे, राइट लाइन्स का यूज करेंगे। राइट फॉर अ सिंगल लाइन, राइट लाइन्स फॉर मल्टीपल लाइन्स। अब राइट का मेथड क्या होता है, सो राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल, यानी कि राइट क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को एज एन आर्गुमेंट लेगा और टेक्स्ट फाइल में से राइट करेगा और रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या हुए हैं, सिंगल उसमें एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो उसमें क्या दिया है, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, उसे ओपन किया, इसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। होगा माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, आपने ओपन किया माई फाइल डॉट टीएक्सटी, किस मोड में आपने ओपन किया है, राइट मोड में ओपन किया है। उसके बाद दूसरी लाइन में आपने क्या लिया, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट। अब आप राइट क्या कराना चाहते हो, अगर आपको राइट लाइन्स, अगर आप मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे राइट करते हैं तो राइट में लिखकर आप क्या करते हैं, राइट लाइन्स लिखते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल लाइन्स चाहिए। पर अब आपको सिर्फ एक लाइन चाहिए तो आपने क्या किया, सिर्फ राइट लिखा है यहाँ पे, तो ये इस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहले क्या किया, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन किया अपनी फाइल को माई फाइल डॉट टीएक्सटी राइट मोड में। अब आप क्या कर रहे हो, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट करोगे। राइट क्या करना चाहते हो, राइट आप करना चाहते हो हे आई हैव स्टार्टेड हैशटैग यूजिंग फाइल इन पाइथन और स्लैश लगा के एन, यानी कि ये हो गया आपकी एंड ऑफ लाइन, ये आपने क्या कर दिया, इस फाइल को एंड कर दिया यहाँ पे। तो ये इस तरह से यूज हुआ। अब इसमें क्या होगा, लास्ट में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो 41 है। तो इसे रेज करते हैं। आप देखो अगर आप इन कैरेक्टर्स को काउंट भी करोगे ना, हे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल इन पाइथन, तो ये क्या होगा, आपको टोटल 41 कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब आप राइट का यूज करोगे तो एक तो क्या होगा, आप सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग को राइट कर पाओगे, और अगर एक सिंगल स्ट्रिंग को हमें राइट करना है तो हम राइट का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने यूज है, 41, तो वो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिख के मिलेंगे। अब आपने क्या किया था, विद के साथ इसे ओपन नहीं किया, विद
इस तरह से लगा के आपने ओपन नहीं किया तो क्या होगा, आपको अपनी फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। सो माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है उसकी जगह पे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज आता है, तो इसमें यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज आया। अब ये जो हमारा लास्ट में दे रखा है स्लैश एन, ये स्लैश एन को आप दो कैरेक्टर यूज नहीं करोगे, यानी कि इसे 1 और इसे 2 दो कैरेक्टर नहीं कहोगे। स्लैश एन को आप सिंगल क्या कहोगे, एक सिंगल कैरेक्टर ट्रीट करोगे, तो इसे एज अ 1 कैरेक्टर आप मानोगे। तो अब आपको समझ में आया कि राइट का यूज क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को लिखने के लिए आपने क्या किया, राइट का यूज किया। पर अगर आपको मल्टीपल लाइन यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट लाइन यूज करेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट मोड में हमने ओपन किया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ले लिया मार्क्स इज इक्वल टू 58। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट, जब भी आप क्या करोगे कोई एक नंबर लेते हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रिंग लिखने के काम में आता है। अगर आप राइट का यूज कर रहे हो तो आप स्ट्रिंग लिखोगे, तो नंबर मार्क्स 58 कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो मार्क्स इज इक्वल टू 58 नंबर है ना कि स्ट्रिंग, तो आप क्या करोगे, पहले उसे कन्वर्ट करोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट, str से वो क्या मान लेंगे, हम इसे स्ट्रिंग मान लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे। तो अब जो हमारा मार्क्स 58 है वो एज अ स्ट्रिंग क्या होगा, ट्रीट होगा। तो 58 के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 और 2, तो वो दोनों कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप लास्ट में इसे क्लोज करोगे क्योंकि आपने यहाँ पे विद क्लॉज का यूज नहीं किया, तो इसमें माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंगल लाइंस लिखने के लिए हम राइट का यूज करते हैं। तो ये राइट का यूज हो गया। अब राइट लाइंस का यूज क्या होगा, मल्टीपल स्ट्रिंग्स का यूज करने के लिए। तो अब इसका भी देख लेते हैं कि राइट लाइंस का जो मेथड है, राइट लाइंस वाला, तो ये किस तरह से यूज होता है। देखो यहाँ क्या दिया है, राइट लाइंस मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एग्जैक्टली जो राइट था वो क्या करेगा, सिंगल लाइन वाला जो राइट था वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे शो करेगा, और जो मल्टीपल लाइन वाला राइट है वो यहाँ पे कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन लिख रहा है तो इसको कैरेक्टर शो नहीं करेगा। सिंगल लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज हुए वो राइट हमें शो करता है। तो इन दोनों का यही एक डिफरेंस भी है। अब यहाँ पे यूज करते हैं इसे, तो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट किया। उसके बाद दूसरी लाइन में हमने क्या दिया, दूसरी लाइन में हमने लिया कि जितने भी हमारी मल्टीपल लाइंस हैं, जैसे कि पहली हेलो एवरीवन, फिर उसके बाद राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स, फिर दिस इज द थर्ड लाइन, इस तरह से हमने क्या करी, सारी जितनी भी लाइनें थी वो हमने लिखी। तो इसे हमने किसमें स्टोर करा, लाइंस में हमने इसे स्टोर कराया। तो अब लाइंस को हम क्या चाहते हैं, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने सबसे पहले क्या किया, फाइल को ओपन किया। तो फाइल ओपन हो गई, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट मोड में जो भी लिखवाना है मल्टीपल स्ट्रिंग्स, वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे लिखी और उसको स्टोर करा दिया, किसमें, लाइंस में स्टोर करा दिया उसे। अब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मल्टीपल लाइंस हमारी किसमें लिखी हुई है, लाइंस में लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस का तो हम यूज करते ही करते हैं। अब यहाँ पे अगर लाइंस लिखा है तो हमने लाइंस लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लाइंस ना लिखती और मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइंस ना लिख करके अब मैं यहाँ पे लिख देती, मान लो एल या कुछ भी ऐसे लेटर लिख देती, तो मुझे लिखना पड़ता है फिर माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, और इसकी जगह पे मैं लिखती एल। जो भी मैंने यहाँ नाम दिया था वही नाम मैंने यहाँ पे डालना था, ताकि ये सारी लाइंस क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। और उसके बाद फाइल जब आपकी ओपन हो गई तो उसे क्लोज करना पड़ेगा, सो माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। इसके बाद क्या होगा, आपकी जितनी भी लाइंस हैं वो आपको लिखकर मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी शो कर रखा है कि इस पे अगर आप नोटपैड में देखो, माई फाइल डॉट टीएक्सटी के नोटपैड में देखोगे तो जितनी भी लाइंस थी, जैसे पहली थी हेलो एवरीवन, दूसरी राइटिंग मल्टीपल मल्टीपल स्ट्रिंग्स, और दिस इज द थर्ड लाइन, ये सारी लाइंस आपको क्या हो गई, आउटपुट में आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप ओपन करोगे फाइल को, उसमें जो भी मोड लगाना है वो मोड लगाओगे, राइट करना है एक स्ट्रिंग के लिए तो एक स्ट्रिंग के लिए राइट लगाओगे, मल्टीपल स्ट्रिंग चाहिए तो राइट लाइंस करोगे, और फिर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे। तो ये तो हो गया राइट का। अब रीड का देख लेते हैं, टेक्स्ट फाइल से रीड किस तरह से करेंगे। तो रीड के लिए हम क्या करते हैं, आर प्लस डब्ल्यू प्लस और अपेंड प्लस, यानी कि आर यानी कि रीड, आर प्लस यानी कि रीड और राइट, डब्ल्यू प्लस में भी हमारा रीड और राइट होता है, और अपेंड में भी रीड और राइट होता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस उस टेबल में था कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल, वो सारी चीजें। तो ये अब पहले क्या करते हैं, जैसे राइट में क्लासिफिकेशन थी कि आप रीड करना एक सिंगल स्ट्रिंग को राइट करना चाहते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को राइट करना चाहते हैं, तो उसी तरह रीड में भी क्या है, यहाँ पे सब टाइप्स हैं कि आप एक स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करना चाहते हो, तो इस तरह से। पहला क्या दिया है, रीड मेथड, तो इसे देख लेते हैं कि पहले वाले में क्या है। पहला वाला हमारा द रीड मेथड, तो इसमें क्या होगा, आप जो कैरेक्टर्स है ना रीड करोगे।
तो इसका क्या दिया है, दिस मेथड इज यूज टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपकी उस डेटा में है, उस फाइल में है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, रीड मेथड का यूज करते हो। तो इसे इरेज करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और एन यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो आपके रीड हो जाएंगे। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। अब इसको जो हमारी फाइल हमने बना रखी थी, जिसको हम एग्जांपल स्टार्टिंग से लेते आते हैं, उसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट दिया हमने, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में हमने इसे ओपन किया। इसे इरेज करते हैं। देखो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ये हमने क्या करा, फाइल को ओपन कर लिया। उसके बाद माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड, हम रीड करना चाहते हैं माई ऑब्जेक्ट में जितने भी, अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे अपनी जो फाइल है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उन्हें रीड करेंगे। कैरेक्टर्स कितने ले लिए हमने, 10 ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे रीड होएगा, तो हमारा जैसे ये कैरेक्टर, ये वाली हमारी स्ट्रिंग है हेलो एवर, यानी कि अब देखो अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, हेलो एवरीवन होगा। तो हेलो, अब देखो मैं इसे नीचे लिख देती हूँ, एवरीवन, EVERYONE, ये मैंने क्या लिख दिया, एवरीवन लिख दिया, हेलो एवरीवन। तो अब इसमें से 10 कैरेक्टर्स अगर हम ले तो 10 कैरेक्टर्स कौन से होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बीच में स्पेस भी होगी तो वो 10। तो 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या आ गए, एवरीवन में से यहाँ तक आ गए, एवर तक हमारे क्या आ गए, 10 कैरेक्टर्स आ गए। तो ये हमें यहाँ पे क्या हुआ, ये शो हुआ कि जितने आप रीड मोड में यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे अपना नंबर डालोगे तो वहां तक क्या होगा, आपका रीड होके आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आप क्या करोगे, जो भी आपकी फाइल है उसको क्लोज कर दोगे। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गई है, क्लोज हो गई। अब दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में हमने क्या करी, ओपन करी। प्रिंट करेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड को, सो हेलो एवरीवन है यूजिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, दिस इज द थर्ड लाइन माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे अगर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, सो इफ नो आर्ग्यूमेंट और नेगेटिव नंबर स्पेसिफाइड इन रीड द एंटायर फाइल कंटेंट इज रीड। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स दे दिए थे कि 10 तक आपको रीड करना है, 12 तक रीड करना है, 5 तक रीड करना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने पहले ही बता दिया कि यहीं तक क्या करना है, इतने कैरेक्टर्स तक का आपको रीड करना है। पर अब यहाँ पे देखो हमने कुछ भी बताया नहीं है कि रीड के अंदर वाला जो नंबर डाला था वो खाली है, वो एम्प्टी है। तो अब क्या होगा, जो हमारी पूरी की पूरी फाइल है वही क्या हो जाएगी, रीड होकर के आ जाएगी। खैर ये वाला तो हमारा माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पूरी फाइल है वो रीड हो जाएगी। तो पूरी फाइल रीड हो जाएगी कि हेलो एवरीवन राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, दिस इज द थर्ड लाइन। तो ये क्या हो गई, आपकी पूरी फाइल रीड होकर मिल गई, क्योंकि आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स के जो नंबर थे वो स्पेसिफाई नहीं करे। और लास्ट में क्या हो जाएगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज से आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हमारा कौन सा मेथड, सिर्फ रीड मेथड। अब यहाँ पे देखते हैं रीड लाइन मेथड। तो रीड लाइन मेथड में यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे रीड कर देते हैं, 10 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर, 16 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, इस तरह से। तो आपने नंबर ऑफ यहाँ पे सेट कर दिया कि कितने रीड करना है। रीड लाइन एंड मेथड्स में क्या है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखेंगे दिस मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट विद अ न्यू लाइन /n character. It can also be used to read a specific number n of bytes of data from a file, but maximum up to a new line character. तो देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं आपको पहला वाला स्पेसिफाई करूं कि रीड में क्या था, रीड में था कि आपने यहाँ पे नंबर्स दिए और आपको वो रीड हो गया। अगर 10 कैरेक्टर होगा तो 10 कैरेक्टर तक रीड होगा। अब अगर आपने 20 कैरेक्टर्स दे दिए 20 तक रीड होगा, 30 कैरेक्टर दे दिए 30 तक रीड होगा। अब भले ही लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे उसके 10 कैरेक्टर हुए, आपने 20 तक बोला था, 10 यहाँ से हो गए, तो अब वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, 20 कैरेक्टर तक रीड करेगा। और यहाँ पे क्या है, रीड लाइन में क्या होता था, आप रीड लाइन की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वन कंप्लीट लाइन ही क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। अगर लाइन टर्मिनेट हो गई तो फिर उससे आगे वो रीड नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ बिट्स आपको क्या करानी है, डेटा से रीड करानी है। पर मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट आपकी क्या होगी, जो न्यू लाइन कैरेक्टर है आप वहीं तक क्या करा सकते हो, रीड करा सकते हो। मान लो मैंने इस तरह से यहाँ पे ये 10-12 लाइनें दे दी, अब ये तो 3 ही है, चलो मैंने ऐसे 6-7 लाइनें दे दी और उसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनेट होती चली गई, तो क्या हुआ, इसे अच्छे से कर लेते हैं। 1 मिनट, देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करी है, इसे 4 लाइनें दी, अभी टर्मिनेट होती चली गई चारों लाइनें लास्ट में। अब यहाँ पे अगर मैं रीड मोड लगाऊंगी तो अगर मैंने कहा कि 20 कैरेक्टर्स पढ़ो और 20 कैरेक्टर्स 2 लाइन में आ रहे हैं तो वो दोनों लाइनें रीड होंगी। पर अगर मैं रीड लाइन कर रही हूँ तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही रीड होगी। अगर मैंने कहा कि 5 कैरेक्टर पढ़ो
तो यहाँ तक वो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, रीड हो जाएंगे। पर अगर मैंने कहा कि 25 कैरेक्टर पढ़ो तो उसके लिए मुझे नीचे वाली लाइन तक आना पड़ेगा, पर ये इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, सिर्फ एक लाइन को रीड करने की। तो फिर ये एक लाइन से नीचे नहीं जाएगा, नीचे वाली चीजें रीड नहीं होंगी। तो ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को ही रीड करने के काम आता है। तो इसे अब इरेज कर लेते हैं। तो आपको आई होप समझ जाएगा रीड लाइन क्यों यूज होता है। रीड लाइन यूज होता है सिर्फ एक सिंगल लाइन को रीड करने के लिए। मैक्सिमम लिमिट इसकी सिंगल एक जो पर्टिकुलर लाइन है, पहली लाइन, जब तक वो टर्मिनेट ना हो तब तक के ही है। सो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में हमने ओपन करी। माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन करो, अगर आप 10 कैरेक्टर दे रहे हो तो आपने ठीक है हेलो एवर तक आपने रीड कर लिया और माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज हो गया। पर अगर आपने क्या करा, अगर आपने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया कि 10 कैरेक्टर रीड करने हैं, 10 बाइट्स रीड करने हैं, 20 बाइट्स रीड करने हैं, अगर आपने ऐसा नहीं बताया तो जो पहली लाइन थी हमारी सिर्फ वही क्या होगी, रीड होकर आपको प्रिंट होगी आपके आउटपुट में। तो इस तरह से हमारा रीड लाइन जो है वो सिंगल लाइन के लिए यूज होता है। रीड लाइंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आपको क्या करनी है, मल्टीपल लाइन, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको सारी लाइंस यहाँ पे क्या करनी है, रीड करनी है और रिटर्न करानी है लाइंस, तो आप क्या करोगे, जो न्यू लाइंस हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो वो सारी आप रीड लाइन के मेथड से क्या करोगे, यहाँ पे शो करोगे। तो आप समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में आपने ओपन करी। फिर आप क्या कराओगे सर, प्रिंट कराओगे, प्रिंट ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, यानी कि प्रिंट क्या करा रहे हो, जो माई ऑब्जेक्ट है डॉट रीड लाइंस, जितनी भी लाइन होंगी वो सारी लाइंस के हैं आपकी यहाँ पे आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगी। सो मान लो कितनी लाइंस है आपके पास में, हेलो एवरीवन, राइटिंग मल्टीपल लाइंस, राइटिंग मल्टीपल मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, दिस इज द थर्ड लाइन। ये हमारी क्या है, टोटल लाइंस हैं। तो रीड लाइंस में क्या होगा, अगर यहाँ पे रीड लाइंस लिखा हुआ है तो आपकी सारी की सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, रीड हो जाएंगी। रीड लाइन होता है क्या होता है, सिर्फ सिंगल लाइन रीड होती, और अगर रीड लगाते तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करने पड़ता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज से आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो आई होप समझ में आया होगा। देखो इसी का एग्जांपल भी देखा है नेक्स्ट वाला, कि माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपने ओपन किया माई फाइल डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट फाइल ओपन करी और रीड मोड में लगाया। फिर आपने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस करा, और इसे किसमें सेव कराया, इसे सेव कराया आपने डी में। सो डी इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, सारी लाइंस आपकी किसमें सेव हो गई, डी में सेव हो गई। सो फॉर लाइन इन डी में क्या होगा, वर्ड इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, यानी कि अब हम क्या चाहते हैं, जो भी इतनी सारी लाइनें हैं, अब हम इन सबके हर एक वर्ड को क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जैसे अगर मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे बनाने में, तो देखो अगर मैं ऐसे सारे वर्ड्स को स्प्लिट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो अपनी फाइल को ओपन करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी सारी जितनी भी लाइंस थी उन सबको रीड करा के क्या करा लिया, स्टोर करा लिया अपने डी में। अब डी के अंदर फॉर लाइन इन डी, जितने भी लाइंस है हमारी डी के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे लाइंस को। सो लाइन डॉट स्प्लिट, हर एक लाइन को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया कि हम क्या करेंगे, इसे इरेज करते पहले सबसे पहले हम लाइन को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। सारी लाइंस क्या हो गई, ये सारी लाइंस थी, अब ये सारी लाइनें स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होकर क्या होंगे, इस तरह से अलग अलग बन गए होंगे, सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए होंगे। तो उन सभी वर्ड्स को हमने किसमें सेव करा लिया, वर्ड्स में सेव करा लिया, और अब प्रिंट करा देंगे वर्ड्स को। तो क्या होगा हमारा, हेलो एवरीवन में से जो पहले ये अलग हुआ होगा, पहले सारी लाइंस रीड हुई होंगी, फिर उसके बाद वो लाइन स्प्लिट हुई होंगी, अलग अलग बन गई, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें सारे वर्ड्स क्या होगा, अलग अलग हो गए। उसके बाद हमने वर्ड्स को प्रिंट कराने के लिए उसे वर्ड में स्टोर कराया था, और फिर क्या करा दिया, हम वर्ड्स को प्रिंट करा दिया। तो उसके बाद हमारे जितने भी स्प्लिट होने के बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो अलग अलग हमें क्या होने लगे, शो होने लगे। हमारी पूरी जो लाइन थी वो स्प्लिट हो गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लाइंस को स्प्लिट भी कर सकते हो। तो ये होगा, लाइंस के साथ साथ आप कैरेक्टर्स को भी स्प्लिट कर सकते हो, और चाहो अगर आप हर एक वर्ड को स्प्लिट ना करना चाहो तो आप सिर्फ लाइंस को भी क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। सो इन द आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न एज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, यानी कि अब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट, जो लिस्ट है वो सारे लिस्ट में जितने भी लाइंस हैं वो सारे एज एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पर अब यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया, हर एक वर्ड को अलग अलग कर दिया लाइन से। पर अगर मैं चाहूँ लाइंस अलग हो जाए पर वर्ड्स अलग ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ करेंगे फॉर लाइन इन डी, मतलब ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी सब में, कि माई ऑब्जेक्ट ओपन, फिर डी में हमने स्टोर कराया, ये तो सबके लिए सेम रहेगा। पर यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड्स को स्प्लिट करा था। अगर आप देखोगे वर्ड्स को स्प्लिट करा था, पर मैं वर्ड्स को नहीं, इस बार मैं सिर्फ लाइंस को स्प्लिट कराना चाहती हूँ। तो लाइन डॉट स्प्लिट लाइन करेंगे,
पिछली बार क्या करना था, लाइन डॉट स्प्लिट कर दिया था तो सारी चीजें स्प्लिट हो गई थी। इस बार क्या होगा, स्प्लिट लाइन से सिर्फ और सिर्फ लाइन से स्प्लिट होंगी, सारे वर्ड स्प्लिट नहीं होंगे। सो लाइन डॉट स्प्लिट हमने किया और प्रिंट करा दिया, उसे वर्ड में स्टोर कराया, प्रिंट करा दिया हमने वर्ड्स को। तो इस तरह से क्या होगा, जितने भी लाइन्स हैं सिर्फ वही स्प्लिट होंगी, वर्ड्स एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या होगा, लाइन स्प्लिट होकर आपको मिल गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस सबका रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये दूसरा प्रोग्राम दिया था कि राइटिंग एंड रीडिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, रीड और राइट करना है अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल को, तो किस तरह से करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस बार हमने माई ऑब्जेक्ट लिखने की जगह क्या कर दिया, हमने खुद से नाम देना है तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, और अब ये ठीक रहेगा। तो यहाँ क्या दिया हमने, एफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल, क्योंकि माई फाइल और माई ऑब्जेक्ट जो था फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल नेम वो हम खुद से कंसीडर करते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने फाइल ऑब्जेक्ट की जगह लिखा एफ ऑब्जेक्ट और फाइल नेम की जगह क्या लिखा, टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, राइट मोड में उसे ओपन किया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे हमने रखा है सेंटेंस इज इक्वल टू इनपुट कराएंगे अपने यूजर से कि जो भी वो कंटेंट एंटर करना चाहता है फाइल में लिखने के लिए तो वो उसे एंटर कर दे। उसके बाद एफ ऑब्जेक्ट डॉट राइट सेंटेंस, हमने सेंटेंस में सारे जो इनपुट है उसको किसमें सेव कराया, सेंटेंस में, तो इसलिए क्या करेंगे, राइट करेंगे अपने सेंटेंस को, और उसके बाद क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। तो फिर क्या होगा, हमने फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन किया, हमने इनपुट लिया, इनपुट को हमने राइट कराया और फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा सारा का सारा जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो प्रिंट नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल स्लैश, उसके बाद हमारा वो क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट जो हमारी फाइल थी वो कंप्लीट हो जाएगी और इनपुट देने के बाद हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए W यूज करेंगे, रीड करने के लिए R यूज करेंगे, चाहो तो W प्लस और R प्लस भी यूज कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम क्या आएगा, अगर आपने कंटेंट एंटर किया है तो फिर हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, एंटर होकर के आ जाएगा। तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब नाउ रीडिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल इज, जैसे यहाँ पे हमने किया था फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे हमें दे रखा है कि प्रोग्राम 2.1 में क्या होगा, जो हमारी फाइल है टेस्ट फाइल, हमारी जो टेस्ट फाइल है डॉट टीएक्सटी से वो ओपन हो जाएगी राइट मोड में, और फिर हमारा जो फाइल है वो एंटर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आउटपुट है वो हमारा डेटा इज रीड होने के बाद, डेटा जैसे रीड हो जाएगा तो फाइल में वो हमारा आउटपुट जो है वो एंड में डिस्प्ले होने लगेगा। तो हमारा फिर ये जो आउटपुट है वो हमें शो होगा। अब सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, अभी सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल क्या होता है, तो यहाँ पे दो हम चीजें यूज करेंगे, एक सीक और एक टेल। तो हम ये यूज करते हैं कि हमें अगर पोजीशन फाइंड करनी है कि हमारा पर्टिकुलर करंट पोजीशन क्या चल रही है हमारे इंटीजर की, हमारे फंक्शन की, तो उसके हम क्या करते हैं, सीक और टेल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने टेल की। देखो टेल मेथड में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका हम यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन कहाँ है, यानी कि जैसे एक पर्टिकुलर हमारी एक फाइल चल रही है तो उसमें हमारी करंट पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेल मेथड का यूज करेंगे कि करंट पोजीशन हमारे फाइल ऑब्जेक्ट की कहाँ चल रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे कि देखो यहाँ पे द पोजीशन सो स्पेसिफाइड इन द बाइट पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल टिल द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट दैट सिंटैक्स यूजिंग टेल इज, ठीक है। यानी कि अगर हमें पता करना है कि हमारा जो बिगनिंग है, यानी कि इसमें क्या होगा, जो बिगनिंग से जो एंड तक ये जो करंट पोजीशन है उसके बारे में बताने के लिए हम क्या करेंगे, टेल का यूज करेंगे। तो टेल का सिंटैक्स क्या है, टेल का सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, बस बात खत्म। तो ये इतना सा सिंपल सा सिंटैक्स है, ये पेपर में आ जाता है। पेपर में वैसे टेल का सिंटैक्स नहीं, पेपर में सीक का सिंटैक्स आता है, तो आप इसे भी याद रखना, सीक का यूज नहीं करता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, यानी कि इसका यूज करता है। इस टेल का यूज कर रहे थे कि हमें ये पता करना है कि करंट पोजीशन कहाँ पर है हमारे फाइल ऑब्जेक्ट की। पर ये क्यों यूज होता है, ये यूज होता है, ये इसका मेथड यूज होता है ताकि हम पता कर सके कि यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट, हमें अगर फाइल ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, सीक मेथड का यूज करेंगे। और सीक का अगर हम बात करें, हमारा जो सिंटैक्स है तो वो सीक का सिंटैक्स क्या है, सीक का सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ऑफसेट हो गया कि कहाँ से, और रेफरेंस पॉइंट यानी कि कहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सीक का सिंटैक्स यूज करते हैं, और सीक का सिंटैक्स बेटा पेपर में आ जाता है। तो अच्छे से याद रखना क्या सिंटैक्स है उसका, यही सिंटैक्स जब पेपर में पूछे ना सीक का सिंटैक्स लिखो तो यही सिंटैक्स आपको पेपर में लिख के दिखाना पड़ेगा। तो अब देखो नेक्स्ट बात क्या करिए, अगर बिगनिंग ऑफ द फाइल है तो 0 शो होगा, यानी कि
देखो रेफरेंस पॉइंट में क्या आता है, हमारा बिगनिंग से हमें स्टार्ट करना है, हमें बताना है ना रेफरेंस कहाँ से देनी है हमें, तो हमें बिगनिंग से स्टार्ट करना है, करंट पोजीशन से स्टार्ट करना है, एंड ऑफ द फाइल से स्टार्ट करना है। मान लो ये फाइल थी मेरी, इसे मैंने पर्टिकुलर चीजें लिख रखी हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, पर मुझे लिखना एंड ऑफ द फाइल से है, तो मैं क्या करूंगी, रेफरेंस पॉइंट में 2 लिख दूंगी। पर अगर मुझे यहाँ पे करंट पोजीशन मान लो मेरी यहाँ पर चल रही है, मुझे करंट पोजीशन से ही लिखना है, तो मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट में क्या लिखूंगी, 1 लिख दूंगी। तो इस तरह से सारी चीजें क्या है यहाँ पे चलती रहती हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज 0, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी रेफरेंस वैल्यू 0 मानी जाएगी। तो सब कुछ क्या होगा, अपना आपकी जो फाइल है उसके बिगनिंग से ही सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। दैट इज द ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, और जो ऑफसेट है वो तो हमारा बिगनिंग ऑफ द फाइल से ही स्टार्ट होता है, और रेफरेंस पॉइंट अगर आपने नहीं डाला तो वो डिफॉल्ट में क्या करेंगे, हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 50 will position of the file object at 5th bit position from the beginning of the file. The code of the program to below demonstrate the usage of seek and tell. देखो इसमें क्या समझाया, पहले ये बता देते फिर प्रोग्राम समझाऊंगी आपको कि देखो ये हमारे पास क्या है, फाइल है पर्टिकुलर, इसमें बहुत सारे लाइंस लिखी हुई हैं। अब क्या दिया है इसमें हमें, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 50, तो यानी कि ऑफसेट पोजीशन क्या है, 5, यानी कि मान लो यहाँ पे 5 है हमारा, तो ऑफसेट पोजीशन 5 है, पर मुझे चाहती हूँ कि मेरा कर्सर कहाँ आ जाए, 0 पोजीशन पर आ जाए, बिगनिंग पे आ जाए, तो 5 से हटा के मैं क्या चाहती हूँ, 0 चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट पे 0 लगा दिया। तो अब मेरा जो कर्सर है वो मूव होकर कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो इधर से लिखी जाएंगी इंस्टेड ऑफ जो हमारा ऑफसेट पोजीशन था वहां से। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सीक और टेल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ सीक एंड टेल। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि हम यूज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव किया जाता है। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। अपने सबसे पहले क्या किया, आपने फाइल ऑब्जेक्ट को आपने ओपन किया। देखो फाइल ऑब्जेक्ट को आपने ओपन किया टेक्स्ट फाइल में, और टेक्स्ट फाइल आपकी फाइल का नाम है। स्ट्रिंग आपने यहाँ पे ली फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। अब आप क्या करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे, तो इसलिए आपने यहाँ पे R+ लगा दिया। अब इसे इरेज करते हैं, फटाफट से साफ साफ काम करेंगे। फिर आपने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड को आपने स्टोर कराया स्ट्रिंग में, तो प्रिंट कर दिया आपने str। तो जितने भी फाइल ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें रीड हुई होंगी वो सब str में सेव हुई होंगी, और फिर वो क्या हो गए, प्रिंट हो गई हमारे str में। अब प्रिंट आपने कराया इनिशियली द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। आपको क्या प्रिंट कराना है कि आपको पहले तो इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी है कि फाइल ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है। तो आपने वो यहाँ पे क्या कराई, फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे हमने टेल से लगा दी कि टेल क्या करेगा, आपको बता देगा कि आपकी फाइल पोजीशन जो है, फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो बता देगा। तो टेल का काम क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना। अब दूसरा आपने क्या करा, नाउ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब आपने क्या किया, अब आपने चेंज करके क्या कर दिया उसे, कि आपने फाइल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसे एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल कर दिया। तो आपने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल लगाया और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक लगाया। तो सीक से क्या हुआ, सीक यहाँ पे हमारी मूवमेंट के लिए काम करता है, तो सीक से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1-0 कर दिया। यानी कि एक फाइल थी, उसकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट थी, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने उसकी इनिशियल पोजीशन क्या करी, टेल से यूज करी। फिर टेल से यूज करने के बाद आपने क्या उसे सीक से 0 पे ले आए कि सीक से क्या हो, बिगिनिंग से क्या आने लग जाए, स्टार्ट हो जाए। अब वो बिगिनिंग से स्टार्ट होगी तो आपकी फाइल फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेल और सीक का यूज करते हैं। अब 2 में जिसकी बात करी गई थी यहाँ पे प्रोग्राम 2 वो क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा, ये देखो वो एग्जांपल यही है, और ये क्या कर रहा है, उसका आउटपुट भी आ गया। तो सबसे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो प्रिंट कराया था लर्निंग टू मूव द फाइल ऑब्जेक्ट, आपने रोल नंबर एंटर कराया 1 2 3 4 5 6। इनिशियली हमारी जो पोजीशन है फाइल ऑब्जेक्ट की वो मान लो कहाँ पर है, इज 33। तो अब हम क्या करेंगे, उसे मूव करना चाहेंगे। तो हमने सीक की वैल्यू क्या लगाई थी, 0 पे, तो वो बिगनिंग पे पहुंच गई। बिगनिंग पे पहुंच गई तो क्या गई, 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 से स्टार्ट होगी तो हमारी पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट 10। तो नंबर्स हमारे क्या होंगे, 0 से फिर पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। रीड मोड था तो इसलिए फिर वो 0 से पहुंच गई थी बिगनिंग पर, तो बिगनिंग से रीड होकर हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब क्रिएटिंग एंड ट्रांसफर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल, तो ये टेक्स्ट फाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये चीजें दे रखी है। फिर उसका एक एग्जांपल दे रखा है, फिर एक और एग्जांपल, फिर हम बाइनरी के पिकल मोड पे पहुंच जाएंगे कि पिकल मोड में क्या आता है। फिर बाइनरी के कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ पर थे, ये क्रिएटिंग एंड ट्रांसफर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल पढ़ना स्टार्ट करता है। इसमें क्या दिया है, हैविंग लर्न्ड वेरियस मेथड दैट हेल्प अस टू ओपन एंड क्लोज अ फाइल, रीड एंड राइट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड मूव द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ डिजायर्ड लोकेशन।
यानी कि अभी तक हमने पढ़ा, वेरियस मेथड पढ़े कि आप किस तरह से फाइल को ओपन कर सकते हो। दो मेथड हमने पढ़े कि नॉर्मली ओपन करने का तरीका क्या है, विद से किस तरह से ओपन करते हैं, क्लोज किस तरह से करता है फाइल को, रीड और राइट करने के हमने मेथड पढ़े, डेटा को किस तरह से एंटर करवाना है, उसकी पोजीशन किस तरह से फाइंड करनी है, किस तरह से पोजीशन को मूव करना है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। पर लेट अस नाउ परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन। अब क्या करता है, टेक्स्ट फाइल में कुछ बेसिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अ फाइल एंड राइटिंग डाटा। सबसे पहले फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे। सो टू क्रिएट अ फाइल वी यूज द ओपन मेथड एंड प्रोवाइड द फाइल नेम एंड द मोड। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द सेम नेम, द ओपन फंक्शन विल बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मोड राइट और अपेंड यूज। इफ इट इज राइट मोड W। अच्छा वही चीज दे रखी है कि अगर सबसे पहले अगर आप एक फाइल को क्रिएट करते हो और उसे ओपन करोगे, फिर फाइल का नाम डालोगे, फिर एक्सेस मोड डालोगे। पर अगर फाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो अगर एक सेम नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो अगर उसके ऊपर डिपेंड करेगा और अपेंड मोड में है या रीड एंड राइट मोड में है। अगर फाइल नहीं क्रिएटेड होगी, ओपन नहीं होगी, मतलब मैंने ओपन करने की कोशिश करी पर वो फाइल नहीं है, तो वो क्रिएट हो जाएगी। पर अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर वो क्या होगा, जो भी उसमें मोड है वो उसमें काम करेगी। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, बट इफ द फाइल इज क्रिएटेड इन अपेंड मोड देन द न्यू डेटा विल बी रिटर्न आफ्टर द एग्जिस्टिंग डेटा। यानी कि ऑब्वियसली बात है, अगर एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमने उसे अपेंड मोड में क्या किया, ओपन किया और उसमें पहले से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो क्या होगा, जो अगर हम कुछ नया राइट करना चाहते हैं उसमें, तो एट द एंड ऑफ फाइल क्या होगा, राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर वो हमारे W+ मोड में ओपन है तो क्या होगा, स्टार्टिंग से ही सब कुछ राइट होना स्टार्ट होगा। तो देखो कि टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल एंड राइट डाटा इन इट हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट लिया, उसे ओपन किया, practice.txt हमने फाइल का नाम रखा, राइट मोड में उसे ओपन किया। अब while true हमने यहाँ पे यूज किया। अब इसका क्या मतलब है, मतलब अब देखते हैं। while true डेटा इज इक्वल टू हमने इनपुट कराया, अपना एंटर कराया, जो भी डेटा हम सेव कराना चाहते हैं अपने टेक्स्ट फाइल में अपने यूजर से, वो डेटा एंटर कराया। फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट डाटा, अब हमें वो लिखना तो है ना, तो हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट यूज कर रहे हैं और क्या राइट करेंगे, जो भी चीजें डेटा में एंटर हुई हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे राइट कराना चाहेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो, इसलिए हमने इसका यूज किया। सबसे पहले डेटा में इनपुट कराया सारी इन्फॉर्मेशन को, और डेटा में इनपुट कराने के बाद में हमें जो भी फाइल ऑब्जेक्ट में राइट कराना था, हमने पढ़ा था ना, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट के अंदर जो भी हम नाम से सेव कराएंगे वो चीजें लिख देंगे। तो राइट डॉट डाटा हमने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे परस्यू करा, और उसके बाद क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे फाइल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने आंसर लिया, यानी कि अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, कि अगर हम पूछ रहे हैं डू यू विश टू एंटर मोर डाटा, वाई और एन, यानी कि वाई फॉर यस, एन फॉर नो। अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम एक और इनपुट ले रहे हैं अपने यूजर से कि आपको कुछ और भी एंटर कराना है, आप चाहते हो कि और भी चीजें एंटर करो अपने डेटा में, तो अगर हमारा आंसर क्या हो, एन आ जाए, एन के बराबर, तो आप क्या कर दो, अपने लूप को ब्रेक कर दो और उसके बाद जो भी डेटा इनपुट हो गया उतना ही आप फाइल में स्टोर कराओ। पर अगर आंसर यस आता है तो आप क्या करोगे, दोबारा से लूप चलाओगे, दोबारा से इनपुट लोगे डेटा में और दोबारा से वो सारी चीजें सेव कराओगे। तो एन अगर टाइप करता है हमारा यूजर तो फिर वहां पे सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, इफ n इज इक्वल टू n, तो हमें ब्रेक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। तो इससे हुआ क्या, देखो इससे क्या हुआ, यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एंटर द डेटा यू वांट टू, और ये देखो ये वाली चीज आ गई, एंटर टू डेटा सेव इन द टेक्स्ट फाइल। तो हमने एंटर कर दिया, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, डू यू विश टू एंटर मोर डाटा। मान लो हमारे यूजर ने कह दिया यस, वाई टाइप कर दिया उसने, तो हम करेंगे दोबारा से अपना यूजर से क्या करेंगे, सेम डेटा एंटर कराएंगे। तो इस बार हमने टाइप किया पाइथन इज इजी टू लर्न। अब हमने दोबारा उससे पूछा कि आपको दोबारा डेटा एंटर करना है, तो उस बार इसने नो कर दिया। तो नो कर दिया तो अब चीजें क्या हो गई, यहाँ पे जो ये पूरा प्रोग्राम था वो क्लोज हो गया। तो अगर हम यस करते रहते तो हम और ज्यादा डेटा एंटर कर सकते थे, पर नो कर दिया तो डेटा एंटर होना बंद हो गया। तो ये हम यूज करते हैं कि अगर हमने फाइल क्रिएट करी है तो उसमें हम डेटा किस तरह से एंटर कराते रहेंगे। तो 2 बार तो हमने डेटा एंटर कराया, तीसरी बार हमने उसे ब्रेक कर दिया, तो इसलिए यूज होता है। अब क्या दिया है, ट्रांसफरिंग अ फाइल एंड डिस्प्लेइंग डाटा। अब हमें यहाँ पे तो हमने डेटा एंटर किया था, पर अब हमें डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रीड मोड का यूज करेंगे। रीड हमारा डेटा डिस्प्ले करने का काम आता है, क्योंकि वो रीड करेगा हमारे डेटा को, लिखने का काम नहीं है अब हमारे पास। तो क्या करेंगे, टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल से हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन practice.txt रीड मोड में ओपन किया। फिर फाइल ऑब्जेक्ट को रीड लाइन, जो लाइन है उसे रीड करेंगे, तो उसे हमने स्ट्रिंग में सेव करा लिया। वाइल स्ट्रिंग
प्रिंट स्ट्रिंग, यानी कि जब तक स्ट्रिंग चल रही है तो हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट में जो रीड लाइंस जो हमने स्ट्रिंग में सेव कराई हैं, जितनी भी लाइंस हमारी लाइंस नहीं सॉरी रीड लाइन है ना, तो जो पहली लाइन है वो हमारी पूरी इसमें आ जाएगी। तो यहाँ पे लाइन के अंदर हमने कोई भी नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करे कि इतनी बिट्स तक हमें रीड करना है, तो रीड लाइन यहाँ पे पूरी आएगी। तो प्रिंट करा देंगे हमने str को, फिर str में हम क्या करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, जो फाइल ऑब्जेक्ट है डॉट रीड लाइन हमने पढ़ा था, ये इसका सिंटेक्स होता है यूज करने का। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन से क्या करेंगे, str सेव हो जाएगा और उसके बाद अपने जो फाइल है उसे क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद फिर क्या आएगा, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, और फिर कंप्यूटर साइंस पाइथन इज इजी टू लर्न, जो हमारा प्रोग्राम था उसमें क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिंग में चीजें सेव हुई थी वो सारी चीजें सेव होकर क्या हो जाएंगी, यहाँ से हमें शो होने लग जाएंगे। तो रीड इस तरह से होता है। अब अगर बात करें टू परफॉर्म, अब देखो दूसरी चीज क्या दी है, अब W+ मोड में आ गया, यानी कि राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देंगे, टू परफॉर्म रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इन टेक्स्ट फाइल, रीडिंग और राइटिंग दोनों अगर हम टेक्स्ट फाइल में करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम आपको बुक में दिए हैं वो बुक वाले प्रोग्राम में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, और जो हमारे फिर अगर आपको खुद से भी बनाने हैं तो प्रोग्राम जैसे मैंने चैप्टर 1 में आपको अलग से बना करके दिखाए थे, तो बुक के तो मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि पेपर में आएगा बुक वाले क्वेश्चन को आराम से कर सको, और अलग से भी बनाकर मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहले बुक वाले अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो रीड और राइट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट ओपन करोगे रिपोर्ट डॉट टेक्स्ट से, राइट प्लस में मोड में आपने क्या कर लिया, ओपन कर दिया। प्रिंट कराओगे राइटिंग डेटा इन द फाइल, फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट किया। फिर वाइल ट्रू, जब तक ये लूप जो है वो ट्रू रहेगा जब तक आप इस लूप को चलाते रहोगे। तो इनपुट कराओगे, एंटर अ सेंटेंस, आपने यूजर से इनपुट लिया, उसे लाइन में सेव करा लिया। फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, आप क्या लिखवाना चाहते हो, जो भी एंटर किया गया है डेटा, देखो एक मिनट बस, अब देखो सिलेक्ट करा मैंने इसे, देखो हमने क्या किया, इनपुट कराया, एक मिनट, हमने इनपुट कराया अपने यूजर से और उसे सेव किसमें कराया, लाइन में सेव करा लिया यहाँ पे। तो अब हम राइट क्या कराना चाहते हैं, जो भी हमारा इनपुट सेव हुआ है उसको हम लिखवाना चाहेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट करके हमने क्या लिख दिया, डॉट राइट करके हमने यहाँ पे जो भी लाइन है वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह से काम चलेगा। तो देखो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, एक मिनट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन, फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो लास्ट एंड ऑफ लाइन दे रखी है, तो वो भी यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इनपुट चाहेंगे, दोबारा पूछेंगे अपने यूजर से कि उसे दो और एंटर करना है डेटा या नहीं, तो यस और नो। यहाँ पे हमने क्या दी, उसे चॉइस दी। सो इफ चॉइस इज, अब चॉइस में अब वो कुछ भी टाइप कर सकता है, एन भी टाइप कर सकता है, एन भी टाइप कर सकता है, क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव, दोनों को अलग अलग मानेगा। तो इन दोनों में से कुछ भी टाइप करे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा, हमारा जो लूप है वो आगे चलना फिर बंद हो जाएगा, फिर वहीं पे वो क्लोज हो जाएगा। तो प्रिंट कराएंगे फिर इसके बाद में कि द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, जो भी हमारा बाइट पोजीशन अगर आपको पता करनी है तो पोजीशन पता करने के लिए हम टेल का यूज करते हैं, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल आप यूज करोगे। और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, अब आप उसे 0 पे लाना चाहते हो, बिगनिंग पे लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसे सीक से 0 पे ले आओगे। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल, और स्ट्रिंग में जो भी हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड था वो आप रीड करोगे, और उसके बाद लास्ट में आप अपने फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो सबसे पहले तो जो चीजें प्रिंट होने के लिए थी, राइटिंग डाटा इन द फाइल, वो प्रिंट हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा एंटर अ सेंटेंस, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, वो आपने यहाँ पे एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पे डू यू विश टू एंटर मोर डाटा, तो यस और नो में से आपने यस सिलेक्ट किया, तो आपने दोबारा से क्या किया, आपने एंटर अ सेंटेंस किया, हमारे स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर इज, जो भी आपका नंबर है वो आपने दे दिया। डू यू विश टू एंटर मोर डाटा, अब आप डाटा एंटर नहीं करना चाहते तो नो आ जाएगा। सो द बाइट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, फाइल ऑब्जेक्ट की बाइट पोजीशन क्या आ गई, अब आपकी 67 आ गई। अगर आप इस तरह से काउंट करोगे आपको पता चलेगा कि बाइट पोजीशन आपकी 67 है। अब रीड करना चाहोगे तो रीड करने के लिए आपको क्या करेगा, जो आपका डेटा स्टोर हुआ है वो सारा आपको रीड होकर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, माई स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस। तो इस तरह से हमारी जो टेक्स्ट फाइल में रीड, राइट, अपेंड मोड, रीड प्लस मोड, राइट प्लस मोड, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसे ट्रांसफर्स करना, उसकी पोजीशन चेक करना कि कहाँ पर हमारी बाइट पोजीशन है, उसे बिगनिंग पर लाना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हमने बाइनरी सिस्टम का, जो बाइनरी फाइल्स हैं उनका पिकल मॉड्यूल पढ़ लेते हैं कि ये क्या है यहाँ पे, कि पिकल मॉड्यूल क्यों, क्योंकि बाइनरी सिस्टम जो है, बाइनरी फाइल्स अलग काम करती है टेक्स्ट फाइल से, तो इसलिए उनका मॉड्यूल्स भी क्या है, अलग है। उसका पिकल मॉड्यूल यहाँ पे यूज होता है, डंप यूज होता है, लोड यूज होता है रीड और राइट करने के लिए, फाइल को हैंडल अलग तरीके से किया जाता है। तो उसके कुछ बेसिक ऑपरेशन भी दे रखे हैं कि अगर आपको फाइल ऑब्जेक्ट यूज करना है और बाइनरी फाइल के बेसिक ऑपरेशन क्या है, उन्हें किस तरह से यूज करोगे।
तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। देखो पिकल मॉड्यूल कैसे काम करता है हमारा। तो पिकल मोड की बात करें तो पिकल मोड देखो यूज क्यों होता है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि पाइथन क्या करता है, हर चीज को कंसीडर करता है एज एन ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप जो भी है उसके, ऑल डेटा टाइप इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा, जितने भी है वो उन सबको क्या करता है, एज ए ऑब्जेक्ट वो कंसीडर करता है। तो उसके एग्जीक्यूशन के दौरान भी वो क्या करता है, उनके जो वो जिस भी पोजीशन में है, मान लो कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट है, कोई टपल है, जो भी है उनके करंट पोजीशन में क्या करता है, उनकी वैल्यूज को वो ट्रांसफर करता है बाइनरी सिस्टम में, उसके बाद वो स्टोर करता है। तो पाइथन में हम जब पिकलिंग की बात करते हैं तो उसका हम यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, तो देखो तो पाइथन में क्या होता है कि जब भी हम पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं तो मॉड्यूल पिकल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग यानी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। यानी कि पिकलिंग का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज को सीरियलाइज करने के लिए या फिर डीसीरियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पिकलिंग का यूज करते हैं। तो ये सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन है क्या, यहाँ पे जैसे अगर हमें फूड को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम पिकलिंग यूज करेंगे कि कुछ ऐसे मेथड्स यूज करेंगे कि वो जो फूड है वो प्रिजर्व रहे। तो उसी तरह जो हमारा सीरियलाइजेशन है, सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रैम टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट इज कॉल्ड बाइट स्ट्रीम। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, एक मिनट इसे रेज करते हैं सबसे पहले तो, और फिर अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन दोनों साथ में अगर समझें तो देखो पहले डीसीरियलाइजेशन समझते हैं, फिर सीरियलाइजेशन और बेहतर तरीके से समझेगा। डीसीरियलाइजेशन फिर अनपिकलिंग क्या है कि अगर आपने जो बाइट स्ट्रीम है उसे कन्वर्ट कर दो वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में, यानी कि आपने जो डेटा स्टोर किया वो पाइथन ऑब्जेक्ट में था, अब आप उसे कंप्यूटर में सेव कर रहे हो तो उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करोगे, तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया सीरियलाइजेशन। यानी कि सीरियलाइजेशन क्यों है, सीरियलाइजेशन है कि पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के बाइट स्ट्रीम्स में। और डीसीरियलाइजेशन क्या है, इसका ऑपोजिट, जो बाइट स्ट्रीम थी उनको कन्वर्ट कर दिया आपने पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में। तो हम कन्वर्जन करते हैं ना कंप्यूटर में सेव करने के लिए, तो सीरियलाइजेशन यूज होता है कि रैम मेमोरी में हम क्या कर सकें, जो बाइट स्ट्रीम्स है उनको सेव करके रख सके, क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो बाइट्स को ही समझता है ना, वो तो बाइनरी सिस्टम ही समझेगा, तो उसे बाइट्स ही समझ में आएंगी। तो सीरियलाइजेशन है कि मेमोरी में स्टोर करने के लिए पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट में कन्वर्ट करना। और ऑन द अदर हैंड डीसीरियलाइजेशन क्या है या फिर अनपिकलिंग क्या है, सीरियलाइजेशन को ही पिकलिंग भी बोलते हैं। सो डीसीरियलाइजेशन को हम अनपिकलिंग बोलते हैं। अनपिकलिंग क्या है कि आपके जो बाइट स्ट्रीम्स हैं उनको कन्वर्ट कर दो वापस से पाइथन ऑब्जेक्ट में। तो ये दोनों चीजें जो हैं यही पूरा पिकलिंग और अनपिकलिंग है। तो ये अच्छे से याद रखना कि पिकलिंग इज नोन एज सीरियलाइजेशन, एंड सीरियलाइजेशन क्यों यूज करता है, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम्स में। और डीसीरियलाइजेशन इज नोन एज अनपिकलिंग एंड अनपिकलिंग इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग बाइट इनटू स्ट्रीम बाइट्स इनटू हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट्स, तो इसलिए यूज होता है। अब पिकल मॉड्यूल क्या करता है, हमारी बाइनरी फाइल को हैंडल करता है। तो बाइनरी फाइल में अब रीड और राइट करने के मेथड अलग हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड टू मेथड, डंप एंड लोड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपको यहाँ पे पिकल करना है तो आप डंप यूज करोगे, और अनपिकल करना है तो आप लोड यूज करोगे। तो डंप और लोड है क्या, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सो द मेथड देखो यहाँ पे अगर पढ़े तो डंप मेथड क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट्स फॉर राइटिंग डाटा इन बाइनरी फाइल। यानी कि अगर आप बाइनरी फाइल में क्या करना चाहते हो, अगर आपको बाइनरी फाइल में, एक मिनट, अगर आप बाइनरी फाइल्स में कुछ भी राइट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डंप का यूज करोगे। कुछ भी चीज डंप, यानी कि मान लो आपको एक कूड़ेदान है, इसमें आपको कुछ डंप करना है, यानी कि आपको उसमें कुछ डालना है, तो आप डंप यूज करते हो। तो इसी तरह अगर आप अपनी फाइल के अंदर कुछ डालना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डंप मेथड का यूज करोगे, पिकलिंग करोगे। तो डंप क्यों यूज करते हैं, फॉर राइटिंग डाटा इन बाइनरी फाइल्स। तो सिंटेक्स क्या है डंप का, हमारा सिंटेक्स है डंप डाटा ऑब्जेक्ट कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्सेस मोड नहीं है, यहाँ पे डाटा ऑब्जेक्ट और फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है। इसे इरेज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आगे क्या दिया है, अब आपने डाटा ऑब्जेक्ट आपको खुद ही बनाना होता है, फाइल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट पिकल, क्योंकि आप लिखना चाहते हो तो इसलिए आपने बाइनरी फाइल का यूज कर रहे हो तो इंपोर्ट करोगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, लिस्ट वैल्यूज बनाई। लिस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1 गीतिका F26। फिर फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माय बाइनरी, ये आपका फाइल नेम है। ओपन करने का तो सारी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसे सिखाई गई थी। तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन
फाइल का नाम। अब ये क्या है, बाइनरी फाइल है, तो आप यहाँ पे ऐसा मत कर देना माय बाइनरी डॉट टेक्स्ट कर दिया आपने, txt मत लिख देना यहाँ पे, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डॉट dat लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। सो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माय बाइनरी डॉट dat। अब रीड मोड में राइट मोड में ओपन कर रहे हो तो राइट, और बाइनरी में ओपन कर रहे हो तो WB लिखना पड़ेगा। अब राइट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डंप यूज करना पड़ेगा। तो पिकल मॉड्यूल से आप क्या करोगे, डंप को यूज करोगे। सो पिकल डॉट डंप। अब आपने क्या करिए, आपके जो लिस्ट वैल्यूज हैं जो आप लिखना चाहते हो तो वो लिस्ट वैल्यूज डालोगे, और फाइल ऑब्जेक्ट अपना डाल दोगे तो फाइल ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने फाइल को क्लोज कर दोगे। तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी में लिखने का सिंटेक्स है, जिस तरह से आप अपनी कोई भी फाइल जो है वो बाइनरी में रीड और राइट करने के लिए यूज करोगे। रीड करना है तो RB और राइट करना है तो WB। अब रीड करने के लिए क्या करते हैं, लोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना ये चीज, राइट करने के लिए डंप, रीड करने के लिए लोड। So this method is used to load data from a binary file. The loaded data is opened in binary read mode। यानी कि लोड क्यों यूज करेंगे हम, रीड मोड को यूज करने के लिए। तो इसका यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स देखो यहाँ पे लिखा है स्टोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लोड फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका भी फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनपिकलिंग क्या होता है, हमारा रीड मोड में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रीड मोड लोड को यूज करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को। सो इंपोर्ट पिकल, फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे कि द डाटा वॉज स्टोर्ड इन द फाइल आर। जो डाटा आपने स्टोर कराया वो ये है। सो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माय बाइनरी डॉट dat RB यानी कि रीड करने के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट वेयर बनाया, पिकल डॉट लोड का यूज करा, फाइल ऑब्जेक्ट लगाया और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसके बाद जो भी आपका डेटा है वो रीड होकर आ जाएगा। पहले आपने डेटा क्या कराया था, राइट कराया था, एंटर कराया था राइट मोड से, यानी कि आपने क्या करा, डंप किया। फिर आप इसे रीड करा रहे हो, यानी कि कर रहे हो, लोड कर रहे हो, तो आपका ये डेटा क्या होगा, रीड होकर आ गया। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे एग्जाम्पल जितने भी प्रोग्राम है उन सबको आप खुद भी रीड करके देखना है एक बार, ताकि आप फॉर्मेट समझ सको। अब यह फाइल हैंडलिंग यूजिंग पिकल मोड। अब पिकल मोड का यूज करके आप किस तरह से फाइल को हैंडल कर सकते हो, तो ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं, पेपर में भी आ जाता है। और जब आएगा ना पेपर में तो बेटा 4 या 5 नंबर का आएगा, और बहुत ही आसान है। तो फटाफट से देखो, विदाउट एनी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो देखो, इसमें बेसिक फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का अलाउंस, एम्प्लॉय का डेटा, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे कि वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। हम बाइनरी फाइल्स के बाद में वर्क करना स्टार्ट करें, तो हमने वो प्रिंट कराया। अब आपकी बाइनरी फाइल, आपने फाइल का नाम क्या ले लिया, फाइल ऑब्जेक्ट आपने ले लिया B फाइल, उसे ओपन कराया। फिर आपने एम्प्लॉय फाइल के लिए अपने फाइल का नाम लिया। सो B फाइल, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू ओपन फाइल का नाम, एम्प्लॉय फाइल EMP फाइल डॉट dat, बाइनरी फाइल है इसलिए डॉट dat लगाया। AB का मतलब क्या है, अपेंड इन बाइनरी, ये चीज याद रखना। तो अब देखो, B फाइल इज इक्वल टू ओपन EMP फाइल डॉट dat AB। अब आपका रिकॉर्ड नंबर 1 क्या है, REC नंबर 1 इज, एक मिनट से इरेज करते हैं, अब फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो, रिकॉर्ड 1 इज इक्वल टू प्रिंट कराओगे आप अपना एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जब तक एंटर हमारा डेटा ट्रू होता रहेगा, जब तक आप उसे एंटर कराते रहोगे। सो प्रिंट रिकॉर्ड नंबर जो आपका वो प्रिंट कराओगे। अब ई से मतलब है एम्प्लॉय, नंबर मतलब नंबर, वो हम क्या करा रहे हैं, सारी चीजें ये इनपुट ले रहे हैं आपने, जो भी हमारा कह सकते हैं, एक मिनट, जो भी हमारा यूजर है उससे इनपुट लेंगे। सो एम्प्लॉय नंबर इंट इनपुट एंटर एम्प्लॉय नंबर, वो हमने एम्प्लॉय नंबर एंटर करवा लिया। ई नेम यानी कि आपका एम्प्लॉय का नेम एंटर कराया। ई बेसिक्स यानी कि बेसिक सैलरी जो है वो इसकी एम्प्लॉय की, वो हमने यहाँ पे एंटर कराई। फिर अलाउ कराया हमने उसका अलाउंस, सो अलाउ इज इक्वल टू इंट इनपुट अलाउंस हमने एंटर कराया। फिर टोटल सैल का मतलब है उसकी टोटल सैलरी, जो भी उसके ई बेसिक्स हैं और अलाउंस जो है, यानी कि ई बेसिक्स में यहाँ पे हमारी ये सारी चीजें आ गई, उसकी सैलरी आ गई, और अलाउंस में उसकी ये दोनों चीजें ऐड होकर क्या मिल गई, उसे उसकी टोटल सैलरी मिल गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे उसकी टोटल सैलरी को। फिर एम्प्लॉय डाटा, ई डाटा यानी कि उसका एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का बेसिक्स, अलाउंस, टोटल सैलरी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एंटर कराई। अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ली है, एंटर कराया अपने डेटा को अपने यूजर से। अब डंप कराएंगे, उसे अपनी फाइल में राइट कराएंगे। सो पिकल डॉट डंप क्या करेंगे, डंप क्या कराना चाहते हैं, हमारा एम्प्लॉय का डाटा और जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, वो फाइल ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, फाइल ऑब्जेक्ट था हमारा B फाइल। तो वो चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डंप करा देंगे। तो डंप कराया हमने पिकल डॉट डंप ई डाटा कॉमा B फाइल।
अब उसके बाद क्या होगा, हमने इनपुट कराया कि आपको और रिकॉर्ड एंटर करना है, तो आंसर अगर यस होगा तो और एंटर कराएंगे। अगर आंसर क्या होता है, इफ देखो अगर रिकॉर्ड यस है तो रिकॉर्ड प्लस 1 कर देंगे, यानी कि आगे रिकॉर्ड उड़ाएंगे। पर इफ क्या होता है, हमारा आंसर एन आता है, यानी कि नो आता है, सॉरी ये वाला, इस बार हमने स्पेसिफाई कर दिया स्मॉल एन। तो अगर एन आता है तो हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को ओवर कर देंगे और उसके बाद प्रिंट करा देंगे जो भी डेटा है, उसके बाद उसे ब्रेक कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसे रेज करते हैं और ये हमारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये मैंने राइट कराया डेटा को, अब क्या करेंगे, अब हम डेटा को एक बार रीड भी कर लेते हैं। तो रीड के लिए क्या करते हैं, लोड का यूज करते हैं। सो प्रिंट रिकॉर्ड जो है ट्राई करेंगे विद ओपन, ओपन से अगर ओपन किया तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद ओपन आपने एम्प्लॉय फाइल डॉट डेट रीड मोड में आपने क्या करा, ओपन किया। वाइल ट्रू आपका जो ई डेटा है एम्प्लॉय डाटा पिकल डॉट लोड, लोड का मतलब क्या होता है, आप उसे रीड करना चाहते हो, राइट तो करा लिया आपने पर आप रीड करेंगे। सो प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड नंबर, फिर वो उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय का डाटा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट यूएफ एरर और पास, ठीक है। अब हमने क्या करा, बाइनरी फाइल को क्लोज कराया। तो प्रोग्राम में देखो क्या आया, रिकॉर्ड नंबर 1 आया हमारा, एम्प्लॉय नंबर आया, एम्प्लॉय का नाम आया, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, अलाउंस आया, टोटल सैलरी आ गई। अब हमसे पूछा कि आपको ऑल डेटा एंटर करना, तो हमने करा यस। तो अब रिकॉर्ड नंबर क्या होगा, रिकॉर्ड नंबर हो गया 2। हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा था हमने रिकॉर्ड इज इक्वल टू, क्योंकि हमें बताया ना कितना रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड प्लस 1। अगर जैसे हम यहाँ पे यस और नो जो भी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर यस है तो रिकॉर्ड प्लस 1 कर देंगे, नो है तो रिकॉर्ड बंद हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड नंबर 2 में क्या है, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी और अलाउंस। तो इस तरह से हमने क्या करा, ये सारी चीजें राइट करी। उसके बाद रीड करने के लिए क्या हुआ, रीड करने के लिए सारी चीजें सामने यहाँ पे लिख करके आ गई, हमें शो हो गई। देखो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रीड होकर आ गया। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ और हमारा पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।